हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा पॉलिटी का ये 26वां लेक्चर है जो कि निर्वाचन आयोग से संबंधित है। आज हम देखेंगे निर्वाचन आयोग का हमारे संविधान में कहाँ प्रावधान है, उसकी स्थिति क्या है, कार्य क्या है, संरचना कैसी है, वो कार्य क्या क्या करता है, उसकी शक्तियाँ क्या प्राप्त हैं, इन सब के बारे में अच्छे से देखेंगे। तो चलिए आज देखते हैं। हम इसको एनसीईआरटी की पुस्तक से कवर कर रहे हैं जो महेश अग्रवाल सर की आई है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है राजनीतिक दल को, कोई भी राजनीतिक दल है उसे राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा या मान्यता कौन देता है? तो चुनाव आयोग देता है। अर्थात कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है या क्षेत्रीय पार्टी है, इसका दर्जा चुनाव आयोग देता है। जैसे वर्तमान 2023 में 9 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और कुछ नंबर होंगे जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो ये क्षेत्रीय पार्टी है या राष्ट्रीय पार्टी है, इसका दर्जा कौन देता है? तो भारत का चुनाव आयोग देता है। लेकिन इसके कुछ कंडीशन होते हैं कि जैसे 2% राज्यों में वोट पाए या 4% लोकसभा में सीटें हासिल करे, इस तरीके से दिया हुआ है। लिस्ट आगे होगी तो हम आपको बताएंगे। तो कोई राष्ट्रीय पार्टी है या क्षेत्रीय पार्टी, इसका दर्जा कौन देता है? तो चुनाव आयोग देता है। आगे है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? हमारे यहाँ चुनाव आयोग की संरचना 3 सदस्यीय है। एक इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसकी पदावधि कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर कोई चुनाव आयुक्त नियुक्त हो गया, मान लीजिए वह 4 वर्ष कार्य किया और वह 65 वर्ष का हो गया, तो भी वह पद से मुक्त हो जाएगा। और यदि वह मान लीजिए कि वह 2 ही वर्ष किया और 65 वर्ष का हो गया, तो वह पद से मुक्त हो जाएगा। अगर वह 6 वर्ष का हुआ और अगर 6 वर्ष पूरा हो गया लेकिन अभी वह 64 वर्ष का है या उससे कम ही है, तो भी वह अपने कार्यकाल से मुक्त हो जाएगा। अर्थात चाहे वो 6 वर्ष का कार्यकाल करे या तो 65 वर्ष का वह हो जाए, दोनों स्थितियों में से पद से मुक्त हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अर्थात हमने एक बार पढ़ा था ना कि लगभग जो भी संवैधानिक पद हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। तो देख लेते हैं भारत के निर्वाचन आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 15 में की गई है। अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। उसकी नियुक्ति जो निर्वाचन आयुक्त हैं राष्ट्रपति करेगा। उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं निर्वाचन आयोग से संबंधित, उसको देखते हैं। अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि चुनाव कार्य के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग को निहित है। अर्थात जो भी राज्यों में चुनाव कराना हो, अर्थात राज्य का चुनाव, ना कि पंचायत चुनाव, विधान परिषद का या विधानसभा का हो गया, संसद या लोकसभा, इन सब का चुनाव चुनाव आयोग कराता है। तो जब भी चुनाव होगा, चुनाव आयोग ही तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव कराता है। अर्थात देश की जितनी भी ग्राम पंचायतों को छोड़कर जितने भी चुनाव होते हैं वो चुनाव आयोग ही कराता है। और आगे 325 में है चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा अथवा इन्हीं आधारों पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता है कि नहीं आप इस जाति को इसलिए आप वोट नहीं करोगे। इन सबसे परहेज किया गया है अनुच्छेद 325 में। अनुच्छेद 326 में लोकसभा अथवा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार 18 वर्ष कर दिया गया है। ये कब किया गया? जब देश आज़ाद हुआ और संविधान लागू हुआ और पहला चुनाव हुआ तब 21 वर्ष था वयस्कता। तो 61वां संविधान संशोधन करके, या संविधान संशोधन याद रखिएगा, 21 वर्ष से वयस्क मताधिकार को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इसका प्रावधान है 326 के तहत। तो कहीं ना कहीं देखिए क्या, कहीं लिखा नहीं है, यह एक कानूनी अधिकार है। चुनाव देना मूल अधिकार नहीं, कानूनी है।
आगे है अनुच्छेद 327 में है कि विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान संसद की शक्ति है कि संसद को भी कुछ शक्तियां दी गई हैं कि विधानमंडलों में किस तरीके से चुनाव होंगे। आगे है 328 में राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान की शक्ति, अर्थात जब भी चुनाव होगा तो किस तरीके से उसका फॉर्मेशन होगा या तरीका होगा, ये राज्य की परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। आगे है अनुच्छेद 329 चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक है। और आगे है अर्थात चुनाव संबंधी कोई भी विवाद होता है उसका निर्णय कौन देता है, तो चुनाव आयोग देता है। और हमने देखा था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव में कोई विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट देखता है, इसके अलावा कहीं भी चुनाव में कोई विवाद होगा तो चुनाव आयोग देखेगा। आगे है 329 का प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान था, वो भी निरस्त कर दिया गया है। आगे है यहाँ पे कुछ दिया गया है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त होते हैं, फिर वही है कि राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पे आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है, दल के आंतरिक चुनाव हेतु जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। अर्थात दलों में लोकतंत्र है कि नहीं, अर्थात जो सभी व्यक्ति एक दल में जो सभी व्यक्ति हैं जो एक मत से हैं वो एक दल में हैं, तो वे व्यक्तियों में आपस में एकता है कि नहीं, इसलिए उस दल में भी चुनाव होता है, उसे आंतरिक दलीय चुनाव कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी पार्टी है, मान लीजिए आम आदमी पार्टी है या फिर कांग्रेस है या फिर हमारे यहाँ बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, मान लीजिए भाजपा है, तो इन सब में आपस में लोकतंत्र या फिर एकता है कि नहीं, इसकी भी जांच होती है जिसे हम आंतरिक दलीय लोकतंत्र कहते हैं। आगे है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। अभी हमने देखा कि अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि भारत में एक चुनाव आयोग होगा। यहाँ पे है प्रावधान है कि संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। तो यह मैंने फैक्ट याद रखिएगा। अर्थात लगभग सभी चुनाव ग्राम पंचायतों या नगर पालिकाओं को छोड़कर चुनाव आयोग ही कराता है। आगे है मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उनके पद से हटाया जा सकता है, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर, अर्थात विशेष बहुमत से, अर्थात 2/3, वो भी आधार क्या होना चाहिए, प्रमाणित हो कि उनका आचार ठीक नहीं, अर्थात उनका व्यवहार ठीक नहीं है, वो कदाचार है। आगे है राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित होता है, तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। याद ये रखिएगा कि चुनाव आयोग करा रहा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का। जब भी जो एकल संक्रमण या आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो चुनाव कौन करा रहा है, तो वो भी चुनाव आयोग ही करा रहा है, इलेक्शन कमीशन ही करा रहा है। लेकिन कभी इनकी चुनाव में जब विवाद होगा तो निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। लेकिन अगर कोई संसद या विधानमंडल या विधान परिषद या राज्यसभा से संबंधित कोई चुनाव विवाद होता है तब उसमें चुनाव आयोग निर्णय देता है। तो कहीं ना कहीं एक अर्धन्यायिक संस्था भी है ये, क्योंकि कुछ निर्णय देता है। आगे है चुनाव राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा, तो निर्वाचन आयोग द्वारा। आगे है 61वां संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। हमने अभी भी देखा था यहाँ पे है वयस्क मताधिकार 326 के तहत है। तो कभी कभी देखिए कि आपका कानूनी अधिकार वोट देने का जो वयस्क मताधिकार है, आप 18 वर्ष के हो गए हैं तो आप अनुच्छेद 326 के तहत दावा कर सकते हैं कि हम 18 वर्ष के हो गए हैं और अब हम चुनाव दे सकते हैं क्योंकि हम वयस्क हो गए हैं। लेकिन इस 1989 से पहले 61वां संविधान संशोधन होने से पहले वयस्कता की उम्र 21 वर्ष थी, जो कि अब घटाकर 18 वर्ष कर दी गई 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। आगे देखते हैं, यहाँ पे है सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय कौन देता है, तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। अर्थात सांसद
अगर अयोग्यता उनकी निर्धारित होती, किन आधारों पर वो अयोग्य हो गए हैं, तो यह निर्वाचन आयोग के द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित किया जाता है और राष्ट्रपति के परामर्श से। आगे देखते हैं, संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है? तो न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को। तो जो भी सांसद को चुनाव आयोग अगर कहता है कि आप अयोग्य हैं, तो किन आधार पर? तो अगर न्यायालय उसको अपराधी घोषित कर दे तो चुनाव आयोग राष्ट्रपति के परामर्श से उसे अयोग्य घोषित कर देता है। तो इसमें देखिए 3 व्यक्ति शामिल हैं। सांसद को, अगर कोई सांसद है तो उसे अयोग्य करने के लिए अयोग्य कौन करता है? इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग करता है। सिफारिश किसकी, अर्थात परामर्श राष्ट्रपति से लेता है। और ये इलेक्शन कमीशन आधार किसको मानता है? वो सुप्रीम कोर्ट अगर उसको अपराधी घोषित कर दे, अर्थात सुप्रीम कोर्ट करे या कोई अन्य न्यायालय करे, लेकिन कोर्ट द्वारा उसे अपराधी घोषित किए जाने पर उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा। लेकिन अगर दल बदल के आधार पर अयोग्यता है तो वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है उसे। आगे हैं, यहाँ पे है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है? तो यह विधिक अधिकार है, अर्थात अनुच्छेद, हम अभी अभी देखे हैं कि अनुच्छेद 326 के तहत ये सब कानून है, अर्थात विधियां हैं, विधिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। तो आप देखिएगा कि वोट देने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, विधिक अधिकार है। और यह मताधिकार और निर्वाचित होने, मताधिकार का अर्थ हुआ वोट करना, निर्वाचित का अर्थ हुआ कि निर्वाचित होना। आगे है, राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई? तो वर्ष 1985 में, अर्थात राजनीतिक दल संवैधानिक हैं, यह 1985 में सबसे पहले दिया गया। आगे है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किन देशों में नहीं होती? जहाँ पे द्विदलीय प्रणाली प्रचलित होती है वहाँ पे आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं होता, ये फैक्ट याद रखिएगा। आगे है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? लोकसभा चुनाव के सरकारी वित्तीयन से है, अर्थात लोकसभा में कौन कौन फंड करेगा या कौन किस तरीके से वहाँ फंडिंग होगी, इसके संबंध में एक जांच समिति या फिर देखने के लिए किस तरीके से होना चाहिए, एक दिनेश गोस्वामी समिति, जिसे डीजी समिति भी कहते हैं, गठित की गई थी लोकसभा चुनाव में सरकारी वित्तीयन से संबंधित। आगे है, किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु दल के पास कम से कम 10% का होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे मान लीजिए एक पार्टी जो बहुमत से है वो सत्ता में है, तो उसके विपक्ष में तो कई पार्टियां होंगी ना, छोटी छोटी है, उस इससे छोटी कई पार्टियां होंगी। तो इसमें भी देखी जाएंगी कि विपक्षी पार्टी किसे कहेंगे, जो कम से कम मान लीजिए ये 50+1 लेके आई और इसने सरकार बना ली, लेकिन अभी भी तो 40% है या 39% है, तो इनमें से भी जो 10%, कम से कम जो 10% लाया रहेगा कुल मतों का, वह मुख्य विपक्षी दल कहलाएगा। तो ये याद रखिएगा, कम से कम 10% सदस्य होने चाहिए। आगे है, यहाँ पे निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया? तो याद रखिएगा वर्ष 1989 में, फिर 1993 में। ये 3 सदस्यीय का अर्थ क्या हुआ कि वर्तमान में एक निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो सबसे पहले 1989 से पहले यह एक सदस्यीय था, तो 1989 में 3 सदस्यीय बनाया गया। इसके बाद फिर 1 सदस्यीय बना दिया गया और 1993 से फिर 3 सदस्यीय बना दिया गया, जो कि अब तक चल रहा है। आगे है, यहाँ पे दल विदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? वह 15 फरवरी 1985 को, अर्थात 52वां संविधान संशोधन हमने देखा था ना, 52वां संविधान संशोधन करके 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। हमने 12 अनुसूची में 10वीं अनुसूची देखी थी ना, दल बदल से संबंधित है। तो यह अधिनियम पारित किया गया 1985 में 52वां संविधान संशोधन करके। ये याद रखिएगा, 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है, जिसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और
यह 15 फरवरी 1985 को पारित किया गया। आगे है यहाँ पे निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होता है। अर्थात निर्वाचन कब से शुरू होगा, ये तो निर्धारित चुनाव आयोग करेगा, लेकिन इसकी जो सूचना है वो राष्ट्रपति जारी करेगा। यह अधिसूचना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के अंतर्गत जारी की जाती है, ये याद रखिएगा। तो इलेक्शन कमीशन से अर्थात निर्वाचन आयोग से एनसीईआरटी से इतने प्रश्न कवर किए गए हैं, तो इसको देख लीजिएगा। बाकी कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा तो हमारे नए लेक्चर से आप क्लियर कर लीजिएगा। लेकिन ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है तो आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक समझ लीजिए छने हुए प्रश्न एनसीईआरटी में, और सारे प्रश्न लगभग एनसीईआरटी से ही आते हैं, और ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसको यहीं समाप्त करते हैं आज। थैंक यू।